हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस और थ्योरी का पार्ट इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या आता है हमारे पास पढ़ने के लिए, हमारे पास आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो हमें सोल्व करके देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के बेस पे ही आपको और मेरे को पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और मैंने कितना सिखाया है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम क्वेश्चन तो वो सोल्व करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए थे। एक बार फिर से देख लो, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखे थे, क्वेश्चन नहीं बनाए थे, तो इन क्वेश्चंस को देख लो। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, किनको देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो कर लूंगा आराम से। क्लियर। देखो सबसे पहली चीज, जब तक आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तब तक मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर से या जो क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड के अंदर या फिर आप कंपटीशन के अंदर जाते हो तो किस किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला जो टाइप आता है वो आता है डेफिनेशन एग्जांपल टाइप, जिसके अंदर डेफिनेशन आएगी, एग्जांपल आएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट करो, जैसे कि आपसे पूछ लिया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंशिएट करो। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएट करो। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा कि मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। दूसरे आते हैं आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है जिसके अंदर डायरेक्ट, जैसे कि रोल्स लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, या जो भी नाम मैंने डिफरेंस के अंदर इनमें किसी एक का भी नाम से बोल दिया, बोला इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बनता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि न्यूमेरिकल, तीसरा टाइप जो आता है वो आता है न्यूमेरिकल टाइप, और फिजिकल केमिस्ट्री में से खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आते हैं, हर बार 2 या 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल यहां से रहता ही रहता है। कैसा हो सकता है कि बोर्ड्स के अंदर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन चैप्टर से आ जाए, लेकिन उसके अंदर भी पूरा का पूरा आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। उसके अंदर 3 नंबर का जो पार्ट रहेगा वो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बाकी 2 नंबर का पार्ट जो रहेगा वो आपसे थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाएगा। आई होप आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिए होंगे, मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, वैरायटी को रखने की कोशिश करिए कि भाई कंसंट्रेशन वाले पार्ट से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी 4 है, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कंपटीशन के अंदर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो यहीं से आएंगे, डायरेक्ट यहीं से आएंगे। एक तो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंसंट्रेशन टर्म वाले, वो देखो 11th के मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी चले जाते हैं, है कि नहीं, वहां पे भी ये चीजें पढ़ते हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, इनके अंदर से घुमा फिरा के कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो बचते हैं वो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मेन क्वेश्चंस रहते हैं, और चलिए फिर एक एक करके और इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा हुआ है कि गिवन ऑप्शंस में से मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, किसका इनमें से मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, कैसे पता चलेगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारा डेटा गिवन, उसको सोल्व करके आंसर कैलकुलेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हीं से आपको सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन होते हैं, थोड़े टाइम टेकिंग रहते हैं। जब आप कंपटीशन के अंदर बैठते हो तो सारी कैलकुलेशन नहीं करके दिखानी है, आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। और आइडिया का मतलब ये है भाई फिर वहां पे कंफर्म भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर नीचे देख लिया कि हाँ ये ज्यादा लग रहा है तो यही हो गया आंसर, या कम लग रहा है तो ये वाला हो गया। थोड़ा बहुत तो सोल्व आपको करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर आपसे बोला हुआ है कि भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 एक्वस सॉल्यूशन दे रखे हैं। मैं ऑप्शंस को एक बार हटा देता हूं या फिर एक बार साइड में लिख देता हूं। मैं आपको दिए हुए हैं 0.1 मोलल NaCl सॉल्यूशन, सेकंड आपको दे रखा है 0.005 मोलल MgI2 सॉल्यूशन, तीसरा दे रखा है 0.005 मोलल MgSO4 सॉल्यूशन, और फोर्थ दे रखा है, मैंने फोर्थ को बाद में लिखा है, थर्ड को बाद में लिख दिया है, मोलल C2H5OH, ठीक है। इथेनॉल जो होता है उसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, और फिर पूछ रहा है कि इनमें से बताओ भाई किसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जब बात आई है तो वहां पर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यूज करते थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें क्या फॉर्मूला यूज होता था, याद है कि नहीं याद है, क्या फॉर्मूला यूज होता था वहां पे, किसी को याद है? फॉर्मूला होता था del TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है, ये होता था। एक चीज और, जब हम बात करते थे रियल लाइफ सॉल्यूशंस के बारे में तो वहां पे हम यहाँ पे आई भी लगाते थे। यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं बोला गया है। तो आप क्या करोगे, तो आई को हम ध्यान में रखेंगे।
पहले हम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट आई के, पहले कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, विदाउट आई के सोल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आई को ध्यान में जरूर रखना है कि भाई जरूरत पड़ेगी तो हम इसको वहीं पे इन्वॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन वगैरह जो है इस तरह सेट करेंगे हम। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा भी फॉर्मूला हो गया जो हमें यूज करना है। इस फॉर्मूले में कहीं फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है क्या? बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ है इसमें? डेल टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। डेल टी एफ क्या है? डेल टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं डेल टी एफ को खोलना चाहूं तो इस तरह कर सकता हूं, डेल टी एफ का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, 0 डिग्री, और जब सोल्यूट में आ देंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? कम हो गया। कम को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे लिखता हूं टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखूंगा टी एफ जो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। अब देखो एक चीज तो ये होगी भाई, अगर हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है कैसा, एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो KF की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहने वाली है। KF की वैल्यू क्या रहेगी? 1.86 कुछ वैल्यू रहने वाली है इसकी। जो KF की वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है? केवल और केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो सॉल्वेंट अगर सबका सेम है, सारे एक्वस सॉल्यूशन है, तो KF की वैल्यू सेम रहने वाली है। मोलैरिटी की वैल्यू जो रहेगी वो डिफरेंट रहने वाली है। क्लियर? दूसरी चीज I की जो वैल्यू रहेगी वो भी डिफरेंट रहेगी, हर एक केस के अंदर डिफरेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है ये डेल टी एफ वाला। डेल टी एफ के अंदर देखो टी नॉट एफ तो इसका प्योर सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, टी नॉट एफ सेम है। क्लियर? टी एफ की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, टी एफ किसका कम से कम होगा, सबसे कम किसका होगा। तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ टी एफ इज इक्वल टू, मैं टी एफ को ना उधर ले जाता हूँ, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और इस सारे सिस्टम को इधर ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर बचा हुआ है टी नॉट एफ, ये इधर आ गया, हो गया नेगेटिव का आई के एफ एम, और ये टी एफ उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला। इससे हम हर एक केस के लिए कैलकुलेशंस करेंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा किसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होने वाला है। करें स्टार्ट? तो एक एक करके हम लिख लेते हैं, तीनों के लिए इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहली चीज मैं NaCl वाले सॉल्यूशन के लिए बना रहा हूं, तो वहां पे मैं TF का फॉर्मूला लिख रहा हूं, TF डायरेक्ट लिख रहा हूं, T नॉट F माइनस I की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? I की वैल्यू हो जाएगी 2, या भी मैं छोड़ देता हूं, I को मैं एज इट इज लिखता हूं, I हटाना होगा हटा भी लेंगे, डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। I इंटू KF, KF की वैल्यू क्या है भाई? KF इसका होगा 1.86, नहीं रखते हम, हमें तो ये भी पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, लेकिन हम नहीं रखते हैं। बोर्ड्स के अंदर अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ती है, लेकिन अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो टाइम बचाने की कोशिश करना। मैं आपको स्टेप वाइज बना के दिखा रहा हूं, आपको इतना सोच सोच के नहीं लिखना है। क्लियर? मैं इस तरह बता रहा हूं कि हर बंदे को समझ में आ जाए। इसके बाद m की वैल्यू क्या है इसके लिए? m हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1। क्लियर है? दूसरा MgI2 के लिए क्या रहेगा? MgI2 लिखूंगा मैं T नॉट F, सेम है ये वैल्यू तो, माइनस I डिफरेंट होगा, KF सेम रहेगा, और मोलैरिटी दे रखी है 0.005। थर्ड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? T नॉट F माइनस I KF इंटू 0.005। इक्वेशन बनानी होता है हम तीनों के लिए, और फिर कंपेयर करेंगे यहाँ से कोई आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। 0.005। क्लियर है इतना? अब देखो ये तो तीनों के तीनों फॉर्मूले सेम ही आ गए, इनके अंदर I की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, अदरवाइज ये सेम है। अगर मैं I को हटा देता हूं तो एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों तो आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो इन दोनों का आयनाइजेशन होगा, एसोसिएशन इनका क्या होगा? डिसोसिएशन होगा वाटर में डालते हैं, इसका नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं? I की वैल्यू को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो हम मान के चलते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, अगर आपको कुछ नहीं बोल रखा है तो फिर भी आपको I कंसीडर करना पड़ रहा है, तो मान लो कि I की वैल्यू को आपको इस तरह मान के चलना है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? कंप्लीट डिसोसिएशन। तो जैसे NaCl है, NaCl टूट जाएगा तो वहां पर कितने पार्टिकल बनेंगे? बाद में 2 पार्टिकल बनेंगे। पहले कितना पार्टिकल था? 1 पार्टिकल था। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर आए हैं 2 को ऊपर लिखा, नीचे लिखा 1 को, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसको मैं लिखता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ? क्या होगी I की वैल्यू? I की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 3, क्योंकि NgI टूटेगा तो 3 पार्टिकल्स बनेंगे, एक बनेगा मैग्नीशियम का डाइपॉजिटिव कैटायन और उसके बाद 2 बनेंगे 2 आयोडाइड आयंस। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3। चलो देखते हैं नेक्स्ट। MgSO4 के लिए क्या वैल्यू रहने वाली है? MgSO4 के लिए वैल्यू हो जाएगी 2, एक मैग्नीशियम आयन बनेगा, कैटायन बनेगा, एक सल्फेट आयन बनेगा। और इसके लिए क्या रहेगी भाई?
ये तो टूटेगा नहीं, तो इसके लिए आई की वैल्यू रखते हैं 1। अब हो गए तीनों डिफरेंट। चलो अब कंपेयर करते हैं, बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू किसके अंदर आ रही है। हमें क्या देखना था, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ये वैल्यू सेम है, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो कटेगी, जितनी बड़ी आप वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे उतना छोटा आपका आंसर बचेगा, है ना। इनमें से ये जो राइट में दिख रहा है, इसमें से आपका मिनिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसमें तो 0.005, इसमें 0.005 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, ये है यहाँ पे kf इंटू 0.2, ये है इसको 3 से मल्टीप्लाई 0.015 kf, इसको लिख लेता हूं 0.010 kf, इसको लिख लेता हूं 0.005 kf। बताओ इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये रहेगी। तो टी नॉट एफ में से बहुत बड़ी वैल्यू आप माइनस करोगे तो टी एफ की वैल्यू जो बचेगी वो थोड़ी बचेगी, ठीक है। आपको आइडिया लग गया। कंपटीशन में अगर आप हो तो आपको इतना करने की जरूरत है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया मिल गया यहीं से, तो यही होने वाला आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए, जो था 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं और फटाफट उसको पढ़ने की कोशिश करो। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना चाहिएगा अगर आपको 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है इसका, और इसकी नॉर्मेलिटी होनी चाहिए 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी की बात आ रही है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सुनते जाओ। क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको डिनोट करते हैं Z बार से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मोलर मास से हम क्या निकालते थे, मोलैरिटी निकालते थे ना, वैसे इक्विवेलेंट मास को यूज करके हम निकालते हैं क्या, नॉर्मेलिटी। और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं गिवन मास, इसको लिखता हूं मैं गिवन ग्राम्स के अंदर, अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्लियर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नॉर्मेलिटी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक बार दोबारा बोल देता हूं मैं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारे पास Z बार रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो क्या होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड्स के लिए उनकी बेसिसिटी, बेसिस के लिए उनकी एसिडिटी, सोल्ट्स जो होते हैं उनके लिए क्या होता है भाई, सोल्ट्स के लिए होता है उनके कैटायन का चार्ज या फिर उनके एनायन का चार्ज, यानी टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर आपके पास आ जाते हैं KMnO4, K2Cr2O7 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपके पास आ जाते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं, तो उनकी इक्वेशन लिख के देखी जाती है और वहां से ही पता चलेगा कि भाई इनका एन फैक्टर कितना रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, आपको याद रख लेना है कि एन फैक्टर KMnO4 का अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना रहेगा, ये रहता है 5। ये क्या रहता है, 5 रहता है। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। हालांकि हम यही यूज करके चलते हैं। दूसरा रहता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका एन फैक्टर आपको लेके चलना है 6। इसकी इक्वेशन जो रहेगी उसके अंदर क्या रहेगा, Cr अपने पास 6 पॉजिटिव रहता है, वो आ जाता है इसके अंदर Cr3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और 2 क्रोमियम है, दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cr3 पॉजिटिव के अंदर। इस तरह लिख के दिखा देता हूं मैं, Cr3 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 क्रोमियम हमारे पास है, दोनों इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज द एन फैक्टर फॉर दीज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर। तो इनके लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, अभी देखो मेरे यहाँ पे टोटल 12 पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है, 12 पॉजिटिव। ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो किसका मतलब क्या हुआ, 6 नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस 6 नेगेटिव चार्ज को मैं बोलता हूँ, ये साथ जुड़ के क्या हो गया, 6 पॉजिटिव बचेगा। ये 6 पॉजिटिव बचा हुआ है यहाँ पे। क्लियर। इस तरह से रहता है ये। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, इसके बाद बता देता हूँ आपको कि भाई हमसे पूछा हुआ है मास ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड, ये पूछा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितने, 1 नॉर्मल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है कितनी है, 1 लीटर है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 नॉर्मल है।
मोलर मास गिवन है, एन फैक्टर मैंने बता दिया है, क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा ना। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हटा रहा हूं मैं और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं। देखो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से। 2007 का जो एपीएमटी हुआ था उसके अंदर पूछा गया, उसी साल इसने ट्रिपल के अंदर कोई क्वेश्चन आता है। और उस टाइम पे तो अलग अलग हमारे जो इंस्टीट्यूट्स होते थे वो हमारे पास बनाते पेपर, उस टाइम पे लोगों ने सेम जो क्वेश्चन था वो सिलेक्ट कर लिया। बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ठीक है। H2SO4 के बेस पे ये कंसंट्रेशन घुमा फिरा के पूछना बहुत ही पॉपुलर है, क्लियर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ना क्या है। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, जब आपको देखो क्या क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है कि 0.1 मोलर आपको H2SO4 सॉल्यूशन बनाना है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, कितना मास चाहिए वो नहीं पूछा हुआ, बहुत इजी हो जाता अगर मास पूछता। बोलता है कि कितनी वॉल्यूम चाहिएगी, वॉल्यूम पता करने के लिए उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है एक अलग से H2SO4 कि यहाँ से हमने H2SO4 लिया था जो आता है मार्केट के अंदर 98% प्योर आता है ये, और इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है। वहां से H2SO4 लेंगे तो कितना ml लेके चलेंगे, है ना, घुमा देता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाता है तो समझो इस चीज को कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ना अलग अलग डायग्राम से बनाओ। आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज किस तरह के फ्लास्क में रखी हुई है, ठीक है। आपने अगर लैब के अंदर देखा हो H2SO4 किस तरह के बोतल के अंदर आता है। एक बार इस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, मेरे पास बुक है, बुक से मैं आंसर इसका क्वेश्चन जो रहेगा वो देख लूंगा मैं। तो देखो इस तरह की बोतल्स आती हैं, ज्यादा पतली बन गई है लेकिन फिर भी आप समझ जाना बस कि भाई इस तरह की आपके पास बोतल आई हुई है मार्केट से, लैब के अंदर रखी हुई, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 98% बाय मास, 98% बाय मास, बाय मास नहीं लिखा मिलेगा, W/W लिखा मिलेगा लैब के जो अंदर बोतल मिलेगी उस पे, और डेंसिटी गिवन है 1.80 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी गिवन है। इस तरह का आपके पास सॉल्यूशन मिला हुआ था, इसको यूज करना है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको यूज करना है और बनाना है एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है। सॉल्यूशन जो बनाओगे वो मान लेता हूं भाई मैंने बीकर के अंदर बनाया मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, बाद में बीकर के अंदर डाल लिया। सॉल्यूशन जो है वो ये है जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर और 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब पूछा हुआ है बताओ अगर ये सॉल्यूशन बनाना है तो इसमें से कितनी वॉल्यूम H2SO4 की लेनी पड़ेगी, ये पूछा हुआ है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट कहां से करते हैं। सबसे पहली चीज तो स्टार्ट में यहां से करता हूं कि भाई हमारे पास अगर मोलैरिटी गिवन है ना, कंसंट्रेशन टर्म अगर गिवन है तो उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन टर्म का, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आता होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मैं लिख लेता हूं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्लियर, यही हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या क्या पता है, क्या क्या पता है आपको, क्या मोलैरिटी पता है, हाँ मोलैरिटी पता है, कितनी है 0.1 मोलर है। चलो वैल्यूज रखते जाते हैं साथ साथ, ये रखी 0.1 मोलर, मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा x मान के चल लेते हैं, कुछ देर के लिए इसको x मान लेता हूं, अपॉन फिर आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है 1 लीटर, x ग्राम मान लेता हूं इसको मैं। इसके बाद आता है मोलर मास, मोलर मास जो रहेगा वो कितना रहेगा, मोलर मास इसका होता है 98 ग्राम, क्लियर है। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, x कितना होगा भाई 0.1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 9.8 ग्राम। ये तो पता चल गया कितना मास आपको चाहिएगा। इसके बाद अब मेरे को तो मास पता चला है, पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है कि कितनी वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम तो यहां से लेनी है ना, हमें तो यहां से लेना पड़ेगा ml के अंदर। तो भाई हमारे पास ना एक और कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, वो दे रखी है परसेंटेज मास बाय मास। अब इसको कैसे यूज करें, इसको इस तरह से यूज करो कि भाई अगर 100 ग्राम आपके पास टोटल, या 100 ग्राम आपके पास टोटल सोल्यूट होता, टोटल आपके पास ही सोल्यूट ये होता, सोल्यूट क्या है आपका H2SO4, तो इसमें 98% ही 98 ग्राम ही H2SO4 होता, बाकी क्या होता, बाकी इसके अंदर वाटर होता, पहले से थी एक चीज। इसका मतलब मैं क्या बोलता हूं कि अगर मेरे को 98 ग्राम क्या लेके चलना है H2SO4, तो टोटल कितनी वॉल्यूम लेके चलनी पड़ेगी, यहाँ से 100 ml लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है, या ग्राम में लिख लेते हैं। 98 ग्राम अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब आपको 100 ग्राम ये सॉल्यूशन लेना पड़ेगा।
98 ग्राम अगर आपको क्या चाहिए, H2SO4 चाहिए, तो 100 ग्राम क्या चाहिए, पूरा पूरा आपको ये मिक्सचर लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 100 ग्राम में 98 ग्राम ही H2SO4 उस परसेंटेज के साथ मैंने बना दिया। इसके बाद अगर आपको 1 ग्राम H2SO4 चाहिए होता तो भाई आपको कितना ही सोल्यूशन लेके चलना पड़ता, ये प्योर जो आपका मिक्सचर है कितना लेके चलना पड़ता, कम लेना पड़ता है। कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया 98 से। हमें कितना लेके चलना है, हमें चाहिए 9.8 ग्राम। अगर 9.8 ग्राम चाहिए तो कितना लेके चलना पड़ेगा, 1 के ज्यादा चाहिएगा, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 98 इंटू 9.8 इतना ग्राम। देखो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, मैं इस डेसिमल को हटा रहा हूँ, नीचे आ गया 10, ये कैंसिल आउट हो गया और एक जीरो हो गई। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 10 ग्राम आपको ये मिक्सचर लेकर चलना पड़ेगा। क्या आपसे मिक्सचर की मास पूछा हुआ था? मास तो नहीं पूछा हुआ था, आपसे क्या पूछा हुआ था, वॉल्यूम पूछी हुई। तो अब डेंसिटी का यूज कर लेते हैं। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, इस सॉल्यूशन का मास कितना चाहिए वो पता चल गया। क्या आप डेंसिटी बता सकते हैं, उसकी वॉल्यूम बता सकते हैं? तो वॉल्यूम का फॉर्म, इसका डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ H2SO4 अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको इस तरह से लिखूंगा, इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4, ये जो आपके पास मिक्सचर है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ठीक है, ये वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है 1.80। मास कितना गिवन है, 10 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितनी चाहिएगी, कैलकुलेट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आपको चाहिए होगी। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, ये तो हो जाएगा ना भाई, वॉल्यूम को ऊपर ले जाओ, 1.80 को नीचे ले आओ, फिर कर लो सोल्व क्या होता है। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार, आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो आप मैच कर लेना। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो आएगी वो आएगी 10 अपॉन 1.80। डेसिमल को हटाया तो ऊपर चला गया 100, एक जीरो हट गई। 18 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 18 5 90 होता है, फिर 10 बच 18 5 90, फिर 5 बच गया, मतलब 9 बच गए 90, इस तरह से बनता चला जाएगा। 5.55 लिख लो, चाहे 5.56, इतना आपको ml लेके चलना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट करो, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो पर डालो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। इसे बोला हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन है कोई जो फ्रीज हो रहा है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, -0.186। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं TF से, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं T0F से, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं ΔTF से। ठीक है, तीनों चीजें पता चल गई। फॉर्मूले के अंदर तो हमें क्या करना है, ये सिंबल से आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास जो भाई सोल्यूट था, जो सॉल्यूशन था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है -0.186 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब देखो केल्विन में नहीं हो सकता, केल्विन में तो 0 तक भी नहीं पहुंचेगा टेम्परेचर, कभी सोचोगे कि केल्विन तो बोला नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज तो दी हुई है, जो नहीं दी हुई है लेकिन हमें पता होनी चाहिए, वो है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इसके बाद ΔTF कितना आएगा, इस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में इसको माइनस कर दो, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो कहीं ना कहीं 0 है और ये नेगेटिव में चला गया, यानी उससे भी कम, तो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो, 0 में इसको माइनस करोगे आ जाएगा 0.186। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है ΔTF इज इक्वल टू KFM। ये फॉर्मूला हो गया। KF आपको पता है, ΔT आपको पता है, M पता चल जाएगा, यहाँ से मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगी, मोलेलिटी पता चल गई। चलो यहाँ से आपको मोलेलिटी पता चल गई। पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल क्या होता है, वो होता है ΔTB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB पता है आपको, पता है, M की वैल्यू यहाँ से पता कर ली, तो ΔTB की वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरह से सोल्व हो जाएगा ये। क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। इस बार हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ लिया भी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना, अगर आप देखना चाहते हो तो केवल एक ही वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है, एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जिसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं एक बार मैं,
पी नोट यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस पी एस यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन पी नोट इज इक्वल टू जाइबी ये, और इसकी वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है इसकी? 0.0125 ये वैल्यू गिवन है। अरे ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है, मतलब आपको किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है आपको। क्लियर? दूसरी चीज, इस मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं पूछा क्या हुआ है। पूछा हुआ है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं इधर लिख लेता हूं। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। ठीक है, और यहां से जाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू पता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है ना मास ऑफ सॉल्वेंट पता है। कैसे करें इसको? तो देखो अब इस फॉर्मूले को ना थोड़ा और आगे मैं एक्सपेंड कर सकता हूं। क्या एक्सपेंड कर सकता हूं? मैं लिखता हूं 0.0125 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? और मैंने बोला था रोल्स लॉ की जो कैलकुलेशंस है और जो आपकी वही हेनरीज लॉ की कैलकुलेशंस है, उनके अंदर का डिनोमिनेटर में से यहाँ से प्लस एनबी को हटा भी देते हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि रोल्स लॉ जो होता है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए फॉलो होता है। हेनरीज लॉ के अंदर भी जो गैसेज रहती है बहुत ही कम सोल्यूबल रहती है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ से Na जो रहेगा नीचे और Nb हो गया ऊपर। अभी थोड़ा सा तो फॉर्मूला बनाया, नीचे ऊपर तो हो गया Nb, नीचे हमें Na लेके आना था, Na मिला हुआ है और हमें लेके आना है Wa। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोल सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। होगा या नहीं होगा? इस चीज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी बस जो आंसर आएगा वो आपका आंसर मैच कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे भी एक छोटा सा लूपहोल है। क्या लूपहोल है? कि यहाँ पर हमें मास चाहिए किलोग्राम के अंदर, यहाँ मास किसमें दिया हुआ है? यहाँ ग्राम में मास रहता है। आप लिखते हो गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, है ना? तो यहाँ पर जो मास रहता है वो ग्राम में रहता है। तो चलो पहले तो इसको तो हटाते हैं, एक साइड में कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ NB अपॉन WA इन ग्राम is equal to 0.0125 अपॉन मोलर मास ऑफ A। सोलवेंट क्या है? सोलवेंट तो वाटर है। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। ये आ गया आपका, फिलहाल कुछ आंसर आपका आ गया है। दूसरी चीज, अभी मेरे को क्या करना है, ये जो ग्राम के अंदर जो नीचे वैल्यू इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? आपको मिला ये 1000 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? अभी वो डायरेक्ट 1 किलोग्राम होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। 1 का मतलब 1 में लिख देता हूं मैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये होता है ना? तो यहां से 1 की वैल्यू आएगी 1000 ग्राम पर किलोग्राम। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 की वैल्यू मतलब 1000 ग्राम पर किलोग्राम। कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। आप डायरेक्ट ऐसे बोलते हो कि भाई जो ग्राम मिला होता है उसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि 1000 के साथ ग्राम पर किलोग्राम भी जुड़ा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने वो 1000 से ही डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अगर ग्राम में वैल्यू मिली हुई है तो इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करूंगा? ये किलोग्राम बन जाएगा। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 1000 ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और होता भी यही है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में होगा तो आप 1000 से ऊपर क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर। ठीक है, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया और ये आप इसको सोल्व कर सकते हो, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं 12.5 अपॉन 18 मोल पर केजी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, तो उसके अंदर क्या बोला हुआ है? एक एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलैलिटी गिवन है 0.5 मोलर। मोलैलिटी गिवन है, लिख लेता हूं एक साइड में मैं ना, m इज इक्वल टू 0.5 m। और बोला हुआ है कि इसके अंदर 20% आयनाइजेशन हो रहा है। आयनाइजेशन जहां पे हो रहा है वहां पे बेंटो फैक्टर लगेगा। जहां पर भी आयनाइजेशन होगा वो 20% हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, डिसोसिएशन एसोसिएशन आपको लिखा मिल जाता है। इसका मतलब वहां पे आई जो रहेगा वो इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, मोलैलिटी गिवन है। इसके बाद पूछा हुआ है आपसे क्या, अगर आपको KF की वैल्यू गिवन है फॉर वाटर, अगर आपको KF की वैल्यू गिवन है, KF कितना गिवन है वो लिख लेता हूं 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये होगी इसकी यूनिट भी होगी।
और पूछा हुआ है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टीएफ की वैल्यू पूछी हुई है। क्या आपको डेल टीएफ का फॉर्मूला आता है? बहुत सारे लोगों को आता होगा। आई भी इन्वॉल्व करना है तो डेल टीएफ होता है के एफ एम, आई लगा देंगे बन जाएगा आई के एफ एम। देखो भाई डेल टीएफ पूछा हुआ है, के एफ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? जो नहीं दिया हुआ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले सबसे पहली चीज तो ये कि एक वीक एसिड बोला हुआ है। वीक एसिड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला हमें जो नॉर्मल दिया हुआ है HX फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको HX दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता, अगर आपको वीक एसिड बोला गया है आप उसको HX मान के चलो, ठीक है। आप इस तरह मान चलो कि वीक एसिड दिया हुआ है। इसके बाद ये बोल रहा है कि इसका आयनाइजेशन हो रहा है। जैसे आपने वाटर के अंदर डाला तो ये क्या हो गया, इस तरह से टूटना और जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। टूट के तो बनाएगा ये H पॉजिटिव अपना अलग और X नेगेटिव अलग, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, डिसोसिएशन हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई ये वापस भी जुड़ रहा है, एसोसिएशन भी हो रहा है, इसीलिए 20% डिसोसिएशन हो रहा है। 20% टूटा, उसके बाद बाकी क्या हो गया, दोबारा जुड़ना स्टार्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं स्टार्टिंग बोलता हूं एट t इज इक्वल टू 0, सबसे पहले आपको ये दो केस में आगे चलना है कि t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू t के ऊपर आपको पार्टिकल जो रहेंगे वो फाइंड आउट कर लेना है। मैं बोलता हूं आपके पास यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल था तो स्टार्टिंग में ये तो थे ही नहीं, स्टार्टिंग में डिसोसिएशन हुआ ही नहीं था। जैसे आपने डाला सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, वैसे क्या हुआ, इसका डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो गया, आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। और आयनाइजेशन कितना हो रहा है, वो हो रहा है, मैं मान के चलता हूं जो हमारा रूल रहता है कि हर एक मॉलिक्यूल में से अल्फा उसका पार्ट टूट जाता है। हो सकता है कि ये पूरा पूरा टूट जाए, तो यहाँ पर पूरा टूट गया मतलब अल्फा रहता है, एक फ्रैक्शन रहता है कि एक का कितना हिस्सा टूटा है। ये बोल रहे हैं 20%, अल्फा कितना दिया हुआ है 20% आयनाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पूछूं कि एक मॉलिक्यूल का कितना पार्ट टूट रहा है, एक मॉलिक्यूल का 100 में से 20 टूट रहे हैं, तो इसका मतलब 10 में से 2 टूट रहे हैं, एक में से 0.2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 0.2। इसको मैं लिख लेता हूं परसेंटेज अल्फा, और ये हो गया अल्फा की वैल्यू आ गई 0.2, ठीक है। इसको बाद में इसको देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो बोल रहा हूं कि अगर एक मॉलिक्यूल में से अल्फा टूट रहा है तो जितने टूटेंगे उतने ये बनेंगे, उतने ये बनेंगे, अल्फा ये बनेगा, अल्फा ये बनेगा। क्लियर। आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल बचे हुए हैं, कुछ ये बन गए, कुछ ये बन गए, कुछ ये बचे हुए हैं, है कि नहीं, क्योंकि 20% डिसोसिएशन बचे होंगे। बिफोर डिसोसिएशन ये थे 1 था, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इन सबको ऐड कर दिया अपॉन इनिशियली कितने पार्टिकल्स थे 1 थे, यहाँ से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू रहेगी वो आई के इक्वल हो जाएगी। ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी लिख देता हूँ i इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 हो गया 1.2। तो i की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट यहाँ पे, डेल tf इज इक्वल टू i 1.2, kf 1.86 और m 0.5। इन सबको मल्टीप्लाई करो। मैं इन दोनों मल्टीप्लाई पहले कर लेता हूँ 1.2 और 0.5 की। 12 5 60 होता है, 2 के बाद डेसिमल लगेगी, बन जाएगा 0.60 इंटू 1.86। और अब 60 मल्टीप्लाई करनी है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डेसिमल लगेगी कितने के बाद, इस 0 को हटा देता हूँ, 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे आपको, तो ये जाएगा 36 3 48 51 6 1 6 और 5 11 1.116 डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो, जो चेंज रहता है ना भाई उसकी यूनिट आप डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे उसको लिखो आप केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आंसर चाहे सेल्सियस में रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, उसमें आपको यूनिट जो रहेगी वो मेंशन करनी पड़ेगी, वहां पे आपको आंसर केल्विन में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेल्सियस में भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेंज जो रहेगा वो सेम रहता है, किसी यूनिट के अंदर आप लेके चलो। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जहां पे बेंटो फैक्टर आ जाता है उस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली हम कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट जो था वो लगभग क्लियर हो चुका है। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ और एडवांस प्रॉब्लम्स हम करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन किस किस तरह पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का रिवीजन करना, अपने आप क्या करना है, आपको एक रिवीजन करना है, और आपको क्वेश्चन जो रहेंगे वो जब मिलते हैं तो उनको फिर क्या करो, सोल्व करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्लियर है। फ्री के नंबर है शुरुआत वाले चैप्टर्स के अंदर, फ्री के नंबर है। इनऑर्गेनिक के अंदर हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आए, हो सकता है कुछ लोगों को ऑर्गेनिक के अंदर दिक्कत आए, लेकिन फिजिकल में तो फ्री के नंबर है, लूट लो जितना लूट सकते हो।
इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारे पास एक वीडियो खत्म हो चुकी है प्रैक्टिस की, और एक वीडियो और हम करेंगे जिसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन, हम कुछ अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? बोर्ड, जेईई मेंस और नीट का काम इनसे चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।